आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 मेन कॉन्सेप्ट दैट एनी लैंग्वेज नीड्स टू सपोर्ट टू बी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ देम। कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए कौन से 3 मेन कंपोनेंट होने चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन तीनों में से कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो किसी भी लैंग्वेज को ज़रूरत पड़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए। तो C++, जावा वगैरह हम जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं उनमें ये तीनों ही कॉन्सेप्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एग्ज़ाम में C++ के अंदर अगर आप कीवर्ड नहीं देखो, उसकी कैसे फंक्शनिंग होती है वो भी ना देखो, ये जो टॉपिक होते हैं ना, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्लासेस, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो यहीं से लिए जाते हैं। इनहेरिटेंस में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, बहुत सारे टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। एग्ज़ाम से पहले एग्जैक्टली आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे देखो, इंटीजर x एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू 5 इन्होंने डिफ़ाइन की है, y के अंदर भी इन्होंने 5 सेव करवा दिया और z के अंदर भी 5 को सेव करवा दिया। अब ये आपको देख के लग रहा होगा ये है नेस्टेड इफ़, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लगाना और फिर इफ़ एल्स, इस तरीके से ये चलता रहता है। हमें प्रॉपर इसे एग्जीक्यूट करवाना है। सबसे पहले हम पहली कंडीशन चेक करेंगे, क्या x की वैल्यू, क्या 5 की वैल्यू ग्रेटर देन है 3 से। तो कंडीशन हमारी ट्रू है। ट्रू होते ही हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। अगेन इफ़ स्टेटमेंट है, क्या y की वैल्यू मतलब 5 ग्रेटर देन है 4 से, तो फिर से कंडीशन हमारी ट्रू है। ट्रू होते ही हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। यहाँ चेक हो रही है कंडीशन, क्या z की वैल्यू 5 ग्रेटर देन है 5 से, यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होते ही वो नेक्स्ट पे जंप नहीं करेगा, है ना, नेक्स्ट पे जंप यहाँ पे नहीं होगा, वो जाएगा एल्स पार्ट के ऊपर। एल्स में वो क्या बोल रहा है, z के अंदर आप 2 ऐड कर दो। तो z में अभी क्या है 5, इसके अंदर हम 2 को ऐड करेंगे तो वैल्यू z की हो जाएगी 7। ऊपर के सारे इफ़ कंडीशन हम ट्रू कर चुके हैं, इसलिए इस एल्स पार्ट को हम इग्नोर करेंगे और यहाँ से कर्सर डायरेक्ट आ जाएगा इस वाली लाइन पे। z की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ हो रही है 3 से, z में हम 3 इंक्रीमेंट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी अपडेट होके 10। यहाँ पे पूछा है z की लास्ट में वैल्यू क्या होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे z की वैल्यू लास्ट में हो जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्बल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली देखो ना तो लो लेवल है ना ही हाई लेवल है, मिड लेवल लैंग्वेज के अंदर असेंबली आती है। इसके अंदर लो लेवल मतलब 0101 का डेटा भी हम यूज़ करते हैं, जैसे 2 नंबर हैं ये, इन दोनों को ऐड करने के लिए हम ऐड कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो मिक्सचर होता है लो लेवल और हाई लेवल का, इसे बोला जाता है या इस कोड को बोला जाता है निमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज पे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट निमोनिक्स का ही नाम आता है, तो आप ये डायरेक्ट हिट क्वेश्चन हमेशा अपने ध्यान में रखना। ये जो सिंबल्स होते हैं बीच में तो हाई लेवल लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे और उसके साथ में हम लो लेवल 0101 की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे। इस कॉम्बिनेशन से मिलाकर जो इंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं इन्हें बोला जाता है निमोनिक्स। और जितनी भी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो ऑलरेडी यहाँ पे होती है 0101 में, तो इनको तो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत हमें नहीं होती। बाकी बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनके लिए हमारे पास एक तो होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। इन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन किसी कोड को क्या करता है, हाई लेवल से 01 की भाषा में कन्वर्ट करता है और कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ में रीड करके उसे एकदम से या पूरा एक साथ में 0101 की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इन दोनों की वर्किंग इस तरीके से थोड़ी अलग है।
असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको बताया ना तो लो है ना ही हाई है, मिड लेवल की है, इसीलिए इसके कोड को पढ़ने के लिए एक स्पेशल टाइप का लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाया गया है, उसका नाम होता है असेंबलर। तो इस वर्ड को भी आप ध्यान रखना। सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे गए कोड को 01 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा एंड इट स्टैंड्स। USB हम बहुत आम भाषा में यूज़ भी करते हैं। USB का एग्जैक्टली हमें फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, अनलिमिटेड सर्विस बैंड, अनइंटरप्टेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस और यूनिवर्सल सर्विस बस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, getch लाइब्रेरी फंक्शन बिलोंग्स टू विच हेडर फाइल। getch जब हम सी का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं getch। ये जो है वो कौन सी हेडर फाइल के अंदर इस फंक्शन को डिफाइन ऑलरेडी किया जा चुका है? conio.h, stdlib.h, stdio.h, string.h। तो आप ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट के लिए stdio.h होता है और getch जो फंक्शन होता है वो डिफाइन है conio फाइल के अंदर, conio.h। ये जो हेडर फाइल आप देख रहे हो इसके अंदर getch फंक्शन डिफाइंड है। इसकी पूरी डेफिनेशन ये क्या काम करेगा वो इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फिर से C++ का प्रोग्राम है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है। #include iostream.h, इनपुट आउटपुट के लिए हम ये हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। वॉइड मेन स्टार्ट हो रहा है, y के अंदर हमने वैल्यू दी है 9 और z के अंदर वैल्यू दी है हमने 2। एक फ्लोट टाइप का x कोई वेरिएबल ले लिया, इसमें हमें क्या वैल्यू डालनी है? y बटे में z मतलब 2। बीच में हमें क्या फंक्शन करना है? डिवाइड वाला। डिवाइड में हम क्या करेंगे? 2 चौके 8। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डिवाइड का पूछा गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर फॉर्मेट इज़ नॉट अलाउड टू बी इम्पोर्टेड इन विंडोज़ मूवी मेकर। कौन सा एक फ़ाइल फॉर्मेट है यहाँ पे, कौन सा एक ऐसा पिक्चर फॉर्मेट है जो विंडोज़ मूवी मेकर में ओपन नहीं होगा? ये सीधा सीधा हमसे यहाँ पे पूछा गया है, GIF। तो एक तो आपको इनके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आप छोटी छोटी GIF की इमेजेस देखते होंगे, JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक। इसमें ध्यान रखना एक्सपर्ट्स होता है, S होगा यहाँ पे, एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म होता है। BMP की फुल फॉर्म होती है बिट मैप इमेज फाइल। और ये तीनों ही जो फाइल फॉर्मेट है GIF, JPEG, BMP, ये तीनों ही आपने विंडोज़ मूवी मेकर के अंदर ओपन भी किए होंगे। हम नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर इन सबको तो ओपन कर लेते हैं, बट अगर हम बात करें PSD की, ये एक तरह का फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है, जो कि अगर आप एडोबी की बात करें, एडोबी के अंदर जो फ़ोटो मेकर होता है, फ़ोटोशॉप मेकर होता है एक सॉफ्टवेयर, उसके अंदर ही ये हमारा डॉक्यूमेंट खुलेगा। ये एक तरह की इमेज फाइल का फॉर्मेट होता है। ये जैसे हैवी एडिटिंग होती है उसके अंदर प्रोफेशनल लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। PSD फॉर्मेट की कोई भी इमेज विंडोज़ मूवी मेकर में हम ओपन नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो विंडोज़ मूवी मेकर में ओपन नहीं होगा या इंपोर्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन है B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कमेंट इन जावा। तो देखो जावा के अंदर अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप डायरेक्ट डबल स्लैश करना है और यहाँ पे आप अपना जो भी मैसेज है वो लिख सकते हो। इसे कंपाइलर इग्नोर कर देगा। इस सिंबल के आने के बाद, डबल स्लैश आने के बाद का जो भी मैसेज होगा उसे कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अगर आपको मल्टीपल लाइंस के अंदर अगर आपको कोई भी कमेंट लिखना है तो आप /* अब आप मैसेज को लिखना शुरू करो और ये तब तक कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा जब तक इसको स्टार और स्लैश ये सिंबल नहीं मिलेगा। ये भी अलाउड है सिंगल लाइन कमेंट में, ये मल्टी लाइन में। इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर होता है तो फर्स्ट 2 सिंबल देखो, स्लैश और स्टार, इससे कमेंट ओपन हो गया। अब बीच में आप कुछ भी लिखो कंपाइलर इग्नोर कर देगा और लास्ट में */। यहाँ पे कंपाइलर को पता चला है कि अब कमेंट क्लोज हो गया
इसके बाद के जो स्टेटमेंट है वो रीड करना शुरू कर देगा। तो कौन सा एक कमेंट का सही स्ट्रक्चर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हेल्प्स इन शेयरिंग द फाइल्स अक्रॉस द नेटवर्क इज़ नोन एज। ये एक मेन कंप्यूटर मान लेते हैं, इसमें हमारा कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम बहुत सारी फाइल्स या डेटा को शेयर कर रहे हैं अदर कंप्यूटर्स के साथ में। और इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है SBI का मेन सर्वर, जहाँ पे मेन सॉफ्टवेयर चल रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसके अंदर से सारा डेटा अदर कंप्यूटर या अदर जो SBI की जो ब्रांच है वो भी इस डेटा को यूज़ कर रही है। इससे इन्हीं फाइल्स का वो भी उपयोग करती है अपने डे टू डे डेली ऑपरेशन के लिए, कोई ट्रांजैक्शन के लिए। यहाँ पे किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो आप देखना नेटवर्क के अंदर अगर हमें फ़ाइल को शेयर करना है या किसी भी तरह का डेटा शेयर करना है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम होता है रिसर्च के लिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग हो गया, या फिर रियल टाइम के ऊपर अगर हम किसी भी सर्वर को यूज़ करते हैं, जैसे IRCTC की अगर वेबसाइट जाओगे, रेलवे बुकिंग है, बस बुकिंग है, वो सब चीज़ें रियल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करती हैं। बैंकिंग का पूरा सिस्टम यहाँ काम करता है। कपलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। और टाइम शेयरिंग में क्या होता है, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली नहीं होता, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल टास्क करता है बट सब प्रोसेस के बीच में अपना टाइम शेयर करता रहता है, स्विच करता रहता है एक दूसरी प्रोसेस पे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DASD इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS के अंदर DASD टर्म्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका क्या फुल फॉर्म है, डिस्क एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायनामिक एक्सेस स्टोरेज डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डेटाबेस के अंदर जो भी फाइल्स, जो भी डेटा रखा हुआ है टेबल्स की फॉर्म में, उसे हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से, वो ही होता है डी। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियोस को भी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।